नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि सकुशल होंगे और खुश होंगे। आज लॉकडाउन में पूरा देश का स्थिति बहुत ही खराब है और 28,000 से अधिक मरीज कोरोना पॉजिटिव हैं। तो हमें सबको बच के रहना है। और आज का चर्चा का विषय मौर्य वंश है। तो अगर हमारा चैनल अगर आपको वीडियो पसंद आए तो नए लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में हमारा वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी लोग अपने इतिहास के बारे में जान सके, अपने गौरवमयी संस्कृति को पहचान सके और उस पर गर्व कर सके। तो हमारा अनुरोध आपसे है कि अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मौर्य वंश जो है वह हमारे भारतीय इतिहास का जगमगाता हुआ सितारे की तरह है और साहित्यिक स्रोत, ऐतिहासिक स्रोत, विदेशी विवरण और पुरातात्विक स्रोत चीख चीख करके इस बात का प्रमाण देता है कि मौर्य वंश जो है वह भारतीय इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण और गौरवशाली शासनकाल रहा। मौर्य वंश का भारतीय इतिहास में गौरवमयी शासनकाल रहा है। तो बौद्ध धर्म के दीपवंश, महावंश, दिव्यवदान, जैन धर्म के कल्पसूत्र और परिशिष्ट पर्व और यूनानियों के लेखन में मेगस्थनीज, नियार्कस, अनासिक्रेटस, तो चाणक्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त का और सोमदेव का कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र का बृहद कथा मंजरी और हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्व से जो है मौर्य वंश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। मौर्य वंश के विशालता के बारे में और भी कई अभिलेख से भी उल्लेख मिलता है। तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी में मौर्य वंश का स्थापना किया था, नंद वंश के अंतिम राजा धनानंद को हरा कर और 298 ईस्वी तक मगध का शासक बना रहा। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के सहायता से इतने बड़े साम्राज्य का नींव रखा। जब चंद्रगुप्त मौर्य सैनिक शिक्षा ले रहा था तो उस समय में वह सिकंदर से मिला था। सिकंदर के जाने के बाद उत्तर पश्चिम सीमा पर काफी अव्यवस्था फैल चुका था। इस अव्यवस्था की स्थिति में चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले सिंध और पंजाब को विजित किया और राजा पौरस की सहायता से वह नंद वंश पर आक्रमण किया और नंद वंश के अंतिम राजा धनानंद को पराजित करके मौर्य वंश का नींव रखा। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य नंदों को हराने के उपरांत भारतीय साम्राज्य के विस्तार में और भी लगा रहा। 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकोटर से युद्ध किया। इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकोटर को बुरी तरह से पराजित कर दिया और दोनों के बीच में समझौता हो गया। समझौते के तहत सेल्यूकस निकोटर अपने पुत्री हेलेना का शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया और दहेज में काबुल, कंधार, हेरात, मकरान आदि प्रदेश दिया और अपने राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। चंद्रगुप्त भी 500 हाथी सेल्यूकस निकोटर को उपहार में दिए। चंद्रगुप्त मौर्य एक केंद्रीय शासन का स्थापना किया था और केंद्रीयकृत प्रशासन का भी नींव रखा था। चंद्रगुप्त मौर्य अपने साम्राज्य का विस्तार काफी दूरों तक किया था। तमिल साहित्य अहनानुरु और फुरनानुरु से दक्षिण भारत के सीमा का उल्लेख मिलता है, प्रमाण मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य काफी विस्तृत था। चंद्रगुप्त मौर्य 298 ईस्वी में राजगद्दी को त्याग करके भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के श्रवणबेलगोला जाकर के
तपस्या करते हुए संलेखन के माध्यम से अपने प्राण और शरीर को त्यागा। 298 ईस्वी में बिंदुसार मौर्य वंश का शासक बना। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। बिंदुसार को सिंहसेन और भद्रसार के नाम से भी जाना जाता है। बिंदुसार अपने पुत्र अशोक को उज्जैन का और सुसीम को तक्षशिला का राजपाल नियुक्त किया था। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हो गया, जिसे दबाने के लिए अशोक को भेजा गया। अशोक बहुत ही साहसी राजपाल था। वे तक्षशिला के विद्रोह को तो दबा ही दिया, साथ ही खस और नेपाल के विद्रोह को भी दबाया और इन दोनों प्रदेश को मगध के साम्राज्य में मिला भी लिया। बिंदुसार का शासनकाल 272 ईस्वी पूर्व तक रहा। बिंदुसार सुसीम को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना चाहता था, लेकिन अशोक इससे सहमत नहीं थे। अशोक राधागुप्त की सहायता से 272 ईस्वी में मगध का सम्राट बना। अशोक अपने 99 भाइयों को मार करके मौर्य वंश का शासक बना था। अशोक देवनाम प्रिया के नाम से भी जाना जाता था। मास्की और भाब्रू अभिलेख, भाब्रू अभिलेख में उसे प्रियदर्शनी के नाम से संबोधित किया गया है, जबकि मास्की अभिलेख में बुद्ध शाक कहा गया है। अशोक 269 ईस्वी में अशोक का राज्याभिषेक हुआ। 8 वर्ष बाद 261 ईस्वी पूर्व अशोक कलिंग के युद्ध को जीत करके कलिंग को मौर्य साम्राज्य का अंग बना लिया। संभवतः उस समय कलिंग का राजा नंदराज था। कलिंग युद्ध में भारी संख्या में लोगों का नरसंहार हुआ था। युद्ध में बहुत लोग मारे गए थे। एक अनुमान के अनुसार 2.5 लाख लोग मारे गए थे या बंदी बना लिए गए थे। इस भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय द्रवित हो उठा और वे अब युद्ध नहीं करने का प्रण ले लिया और उसके बाद युद्ध नीति के जगह धम्म नीति को अपनाया। अशोक धम्म नीति के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अपने साम्राज्य में शांति को स्थापित करने का प्रयास किया। अशोक अपने साम्राज्य के भिन्न भिन्न भागों में शिला अभिलेख के माध्यम से राजा के आदेश को खुदवाया और संबोधित किया। कलिंग के साथ अशोक का बहुत ही मित्रवत व्यवहार था। इसकी प्रमाण हमें धौली और जोगढ़ के अभिलेख से भी मिलता है। धौली और जोगढ़ के अभिलेख में अशोक आदेश देता है सोपारा और तोसली के महामात्र को कि वह प्रजा के साथ मित्रवत व्यवहार करे और न्याय करे, बेवजह किसी को परेशान नहीं करे। अशोक बहुत ही कर्मठ राजा हुए और उनके द्वारा पहले तो ब्राह्मण धर्म का पालन किया जाता था, लेकिन बाद में वह बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। वह अपने भाई सुमन के पुत्र निग्रोध के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हुआ था। उपगुप्त उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। अशोक के बाद कुणाल, संप्रति, दशरथ, शालीसुक और बृहदत्त मौर्य वंश का शासक बना। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया और शुंग वंश का नींव रखा। मौर्य वंश भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण वंश है। उनके द्वारा जो साम्राज्य का स्थापना किया गया, वह साम्राज्य पूरे भारतीय इतिहास में सबसे अधिक विस्तृत, सबसे अधिक गौरवशाली और सबसे अधिक विकास करने वाला साम्राज्य साबित हुआ। मौर्य साम्राज्य केंद्रीकृत प्रशासन पर बल दिया था और बड़े अधिकारी को तीर्थ कहा जाता था और अन्य विभागाध्यक्ष के अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य प्रशासन बहुत ही सुदृढ़ था। वाणिज्य व्यापार विकसित अवस्था में था। उद्योग धंधे पर केंद्र सरकार के द्वारा काफी प्रोत्साहन दिया जाता था और इस तरह से मौर्य साम्राज्य बहुत ही गौरवमयी साम्राज्य रहा और
आने वाले भारतीय साम्राज्य के लिए प्रेरणा का स्रोत भी रहा, लेकिन कई कारणों से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। थैंक यू, धन्यवाद। अगले एपिसोड में मौर्य प्रशासन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।